नमस्कार बच्चों। आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे आदिकालीन साहित्य की। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला काल है आदिकाल, उस आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर, उसके विकास पर हम बात करेंगे। तो बच्चों, आदिकाल में अनेक प्रकार की साहित्यिक रचनाएं लिखी गईं। अनेक तरह की प्रवृत्तियों का परिचय हमें मिलता है इसमें, और इसके साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो ये कि इस काल की जो साहित्यिक कृतियां हैं वो प्रामाणिकता के विवादों से घिरी हुई हैं। रचनाकारों के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, सब कुछ प्रामाणिकता के अभाव में विवाद का विषय बन गई, और इसीलिए बहुत सारे मतांतर हमें इस संबंध में देखने को मिलते हैं अलग अलग समीक्षकों के, साहित्य इतिहासकारों के। तो जब हम साहित्य के इतिहासकारों के विवेचन और साथ ही भाषाविदों ने भारतीय आर्य भाषा संबंधी जो अध्ययन किया है, उससे एक तथ्य सामने आता है कि हिंदी भाषा का प्रारंभिक स्वरूप 13वीं शती से अस्तित्व में आया, लेकिन कुछ विद्वानों ने आदिकाल का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से ही स्वीकार किया है। तो इसी आधार पर, चूँकि जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है कि 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो उपलब्ध लोक भाषा साहित्य है वो अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहा जा सकता है, और वस्तुतः वह हिंदी की आधुनिक बोलियों में से किसी किसी रूप में उपलब्ध होता है। तो इसी आधार पर 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य के आरंभ को स्वीकार किया जा सकता है। इसके साथ ही बच्चों, भाव और भाषा की दृष्टि से प्रत्येक साहित्य अपनी पूर्व परंपरा का विकसित और परिवर्तित रूप होता है। तो आदिकालीन साहित्य में जिस तरह की विविध प्रवृत्तियों का समावेश हुआ वो कोई एक प्रवृत्ति नहीं थी। उसी प्रकार साहित्य की भाषा का भी कोई एक रूप हमें उपलब्ध नहीं होता। अपभ्रंश, शोरसैनी, राजस्थानी, डिंगल और प्रारंभिक हिंदी भाषा में आदिकालीन साहित्य का रूप फैला हुआ है, और इसमें अपभ्रंश भाषा का सर्वाधिक और व्यापक प्रयोग हमें दिखाई देता है। इस काल में ऐसी रचनाएं भी लिखी गईं जिनमें अपभ्रंश भाषा का प्रभाव और प्रयोग कम हुआ है, और प्रारंभिक हिंदी भाषा के प्रयोग जिनमें हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह आदिकाल की साहित्यिक रचनाओं को भाषा के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अपभ्रंश भाषा का साहित्य, और दूसरा प्रारंभिक हिंदी का साहित्य। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश भाषा के साहित्य की। शोरसेनी अपभ्रंश के क्रम में आदिकाल में अपभ्रंश भाषा आकार ग्रहण करने लगी। संस्कृत विद्वानों ने संस्कृत के अतिरिक्त अन्य सभी भाषाओं को हालांकि पथभ्रष्ट माना, लेकिन डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास जैसा लिखते हैं कि सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द किसी भी भाषा के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता था, किंतु साक्षर लोग निरक्षरों की भाषा के शब्दों को अपभ्रंश यानी अपशब्द या अन्य भाषा कहते थे। जब अन्य भाषाएं यानी मागधी, पाली आदि का विकास अवरुद्ध हो गया, तब सामान्य लोक भाषा अपभ्रंश ने क्रमशः साहित्यिक रूप ग्रहण कर लिया। तो इसीलिए बच्चों, 10वीं शताब्दी तक तो अपभ्रंश ही एकमात्र साहित्यिक भाषा के नाम से छाई रही, और अपभ्रंश भाषा का जो उपलब्ध साहित्य है वो हमें इन रूपों में देखने को मिलता है, जैसे पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य,
तीसरा श्रावकाचार साहित्य, चौथा राउलवेल, पांचवा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, छठा भरतेश्वर बाहुबली रास, सातवां हम्मी रासो और आठवां वर्ण रत्नाकर जो गद्य में लिखा हुआ मिलता है। तो इस तरह से अपभ्रंश का साहित्य शौरसेनी अपभ्रंश के रूप में हमें मिलता है। और जब बात करते हैं हम प्रारंभिक हिंदी के साहित्य की, तो जब अपभ्रंश भाषाओं के प्रभुत्व क्षीण होने लगा और जनसाधारण की अन्य बोलचाल की भाषाएं महत्व प्राप्त करने लगी, तो इसी रूप में, इसी क्रम में प्रारंभिक जो हिंदी है वो नई भाषा के रूप में पहचानी जाने लगी और 11वीं सदी से हिंदी का यत्र तत्र प्रयोग हमें दिखाई देता है। आधुनिक भाषाओं का उदयकाल भी विद्वानों ने यहीं से माना है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में अमीर खुसरो का नाम भाषाविद स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही उसके व्याकरण सम्मत जो विधान है उस पर प्रश्न उठाया जाता है। संपूर्ण विचार विमर्श के उपरांत भी यह तथ्य प्रकाश में आया कि उन रचनाओं को अलग से उल्लिखित किया जाए जिनमें प्रारंभिक हिंदी के कतिपय प्रयोग मिलते हैं। तो इस संदर्भ में यह स्वीकार करना पड़ता है कि हिंदी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव था। अब चूंकि शुरुआती अवस्था थी, हिंदी की प्रारंभिक अवस्था थी, तो ऐसे में बहुत सारी भाषाओं का प्रभाव हमें प्रारंभिक हिंदी पर दिखाई देता है। तो आदिकाल की साहित्यिक सामग्री का संकलन इस प्रकार से भी किया गया कि जिनमें अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास दृष्टिगत हुआ, वहीं प्रारंभिक हिंदी का साहित्य माना गया। यद्यपि ये बात अलग है कि वो मुक्त हो सकी या नहीं, फिर भी जिसे आधार मानकर आदिकालीन साहित्य के काल और नामकरण निर्धारित हुआ है, वो रचनाएं अपभ्रंश भाषा से निश्चित रूप से आंशिक रूप से मुक्त रचनाएं हैं। ये जो रचनाएं हैं बच्चों, जो प्रारंभिक हिंदी की रचनाएं मानी जाती है, मैं बताती हूँ आपको उनके नाम। खुमान रासो, ढोला मारूरा दुहा, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, चंदन बाला रास और खुसरो की पहेलियाँ। तो ये जो रचनाएं हैं, इनके संबंध में कहा जा सकता है कि इन रचनाओं में हिंदी के आविर्भाव काल के उदाहरण हमें दिखाई देते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि वह पुरानी हिंदी है जिसने आधुनिक हिंदी के स्वरूप को जन्म दिया। आदिकाल के साहित्य में राजस्थानी से प्रभावित डिंगल भाषा का वीर रस से ओतप्रोत उल्लेखनीय साहित्य हमें प्राप्त होता है और इसी काल में ब्रज मिश्रित पूर्वी राजस्थानी की पिंगल भाषा का साहित्य भी मिलता है। तो भाषाविदों ने इसे रास रचनाओं में प्रयुक्त भाषा माना है, जिनमें छंद शास्त्र के नियमों का पालन अधिक सतर्कता से किया जाने लगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है बच्चों कि आदिकाल की कोई एक भाषा नहीं रही। विविध प्रवृत्तियाँ और विविध भाषाओं से सृजित साहित्य का जो समग्र रूप अगर हम कहें कि जो दिखाई देता है, तो कुछ इस तरह से: पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, तीसरा जैन साहित्य, चौथा रासो साहित्य। अब रासो साहित्य में भी वीर गाथात्मक अथवा चारण साहित्य और आदिकालीन अपभ्रंश भाषा की प्रमुख रचनाएं। इसके बाद पांचवा लौकिक साहित्य, जिसमें हम प्रतिनिधि रचना मान सकते हैं ढोला मारूरा दुहा। छठा अमीर खुसरो, सातवां गद्य साहित्य जो छुटपुट रूप में हमें दिखाई देता है। और उसके बाद संधिकाल के कवि विद्यापति भी इसमें रखे जाते हैं आदिकाल में।
तो इस तरह से विविध रूपी साहित्य हमें आदिकाल में दिखाई देता है। और कुछ विद्वान किन्हीं साहित्यिक रचनाओं को इस काल में स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। चूँकि यह हिंदी भाषा और साहित्य दोनों का ही प्रारंभिक काल था, तो इस तरह की जो स्थितियाँ बनी हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे शोध और रिसर्च के बाद में अब बहुत कुछ डिसाइड हो चुका है। और इस आदिकाल में जो प्रामाणिक साहित्य हमें मिलता है उस पर हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।